नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के कार्यक्रम न्यूज ऑन मैप इंडिया में स्वागत है आपका। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम हाल फिलहाल की चर्चित कुछ खबरों को मानचित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सप्ताह की हाल फिलहाल की चर्चित खबरें कौन सी हैं, उनको समझते हैं मानचित्रों के माध्यम से। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमारी ये कोशिश होती है कि हम पिछले अभ्यास प्रश्न से अपनी शुरुआत करें। तो अभ्यास प्रश्न को पहले देख लेते हैं, फिर एक एक करके प्रश्न पर आएंगे। तो पिछला अभ्यास प्रश्न था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दक्कन ट्रैप प्रायद्वीपीय भारत में एक विशाल ज्वालामुखीय पठार है जो ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण बना है। दूसरा कथन है, दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट, ग्रेनाइट तथा नीस जैसी महत्वपूर्ण चट्टानें पाई जाती हैं। अब इन दोनों कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है आपको बताना है। तो इस अभ्यास प्रश्न को जब आप देखेंगे, इसकी व्याख्या को देखेंगे, तो दरअसल यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं। देखिए, दक्कन ट्रैप जो है प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो निचला हिस्सा है, ठीक है। प्रायद्वीप का मतलब ही होता है कि जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। तो प्रायद्वीपीय भारत में एक विशाल ज्वालामुखीय पठार है, ठीक है, जो ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण बना है। ज्वालामुखी पठार का मतलब ही है जो ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप बना हो, इसलिए आपका पहला कथन सही है। अब दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट, ग्रेनाइट, नीस जैसी महत्वपूर्ण चट्टानें भी पाई जाती हैं, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। लेकिन सवाल उठता है कि दक्कन ट्रैप में क्या क्या आता है, कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो देखिए, इस मैप में आप ध्यान से देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी जगह इसको कवर कर रही है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बड़े क्षेत्र तो इसमें शामिल हैं ही। साथ साथ आप देखेंगे तेलंगाना और केरल का भी कुछ हिस्सा इसमें सम्मिलित है। तो ये क्षेत्र आप देख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक इसका विस्तार है, जिसमें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बड़े क्षेत्र और तेलंगाना और केरल के में इसके छोटे विस्तार को देखा जा सकता है। तो ये खबर किससे संबंधित थी? तो दक्कन के पठार से संबंधित थी। अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? गंगोत्री ग्लेशियर से संबंधित है। गंगोत्री ग्लेशियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। दूसरा कथन है, गढ़वाल हिमालय में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और तीसरा है, यह तिब्बत की सीमा से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो देखिए, जो पहला कथन है आपका हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है, तो यह कथन आपका बिल्कुल सही है। साथ साथ आपको बता दें कि हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियरों में सम्मिलित होने के साथ साथ उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो पहला कथन सही है, गढ़वाल हिमालय में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, यह भी आपका सही है। अब यहां पर ये दोनों कथन तो सही है, लेकिन तीसरा कथन जो है कि तिब्बत की सीमा से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई, तो ये ऊंचाई गलत है, इसलिए आपका तीसरा कथन गलत है। तो केवल पहला और दूसरा, तो विकल्प आपका सी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है, गढ़वाल हिमालय में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ये दोनों सही था। तिब्बत की सीमा से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, न कि 5000, इसलिए यह कथन आपका गलत था, तीसरा वाला। अब क्यों चर्चा में आया है? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि आईआईटी इंदौर और साथ साथ कुछ अन्य विदेशी जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां के शोधकर्ताओं ने इस बात को 40 वर्षों के शोध के आधार पर यह बताया है कि यहाँ पर अध्ययन हुआ है, उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जलवायु परिवर्तन का इस पर असर देखा गया है। उसके कारण गंगोत्री ग्लेशियर जो है, उसमें जो पिघलने की दर है, ग्लेशियर में 4 दशकों में वो 10% जो उसकी बर्फ है वो पिघल गई है। इसकी वजह से ये चर्चा में था। और साथ साथ इस ग्लेशियर की लंबाई की बात करें तो लगभग 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 30 किलोमीटर लंबाई के अलावा लगभग 4 किलोमीटर इसकी चौड़ाई भी है। और गंगोत्री ग्लेशियर का इंपॉर्टेंस इसलिए भी होता है क्योंकि इसी का एक हिस्सा है क्या, गोमुख। गोमुख के नाम से प्रसिद्ध ग्लेशियर का जो अंतिम छोर है, गोमुख का मतलब गाय के मुख की तरह होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है। अब यहीं से माना जाता है कि गोमुख से ही जो उद्गम होता है, गंगा नदी के उद्गम को, एक मान्यता यह भी है कि गौमुख से इसका उद्गम होता है, क्योंकि यहीं से निकलती है भागीरथी नदी। और वो भागीरथी नदी जाकर अलकनंदा के साथ जब मिल जाती है तो उसके बाद ये गंगा कहलाती है। वो कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। तो याद रखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलती हैं वो देवप्रयाग कहलाता है, और इसी से गंगा का निर्माण होता है, इसलिए इससे इसकी धार्मिक मान्यता भी है। अब इसको आप मैप में देख लीजिए, इस ग्लेशियर की स्थिति कहाँ है? तो इस ग्लेशियर की स्थिति मैप में आपको दिखाया गया है। इस जगह पर इसकी अवस्थिति आपको दिखाई दे रही है, यानी कि कौन सा जिला गढ़वाल हिमालय का पार्ट है और कौन सा जिला है तो उत्तरकाशी जिले में इसकी स्थिति को दिखाया गया है। देख लीजिए। अब देखिए, अगला सवाल है सतलुज नदी के संबंध में। सतलुज नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यह सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है।
दूसरा है यह उत्तरी भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र से होकर बहने वाली 5 बड़ी नदियों में से सबसे लंबी है। तो देखिए, सतलुज की अगर बात करेंगे तो इस सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है। और उत्तरी भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र का मतलब ही है जो 5 नदियों से सिंचित क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र वो कहलाता है। तो उससे होकर बहने वाली जो 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, उनमें ये सबसे लंबी है। तो ये भी कथन सही है। तो दोनों ही कथन आपके, पहला और दूसरा, दोनों ही सही है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा क्या गया है, कौन सा इससे सही नहीं है। तो जब नहीं पूछेगा तो विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि सही दोनों ही आपके कथन हैं। अब देखिए, सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, पंजाब क्षेत्र से होकर बहती भी है, 5 बड़ी नदियों में सबसे लंबी भी है, इसलिए दोनों कथन आपके सही है। अब ये क्यों चर्चा में है, तो बीते दिनों लगातार जब बारिश हुई तो बारिश की वजह से इसके बांधों में पानी भी छोड़ा गया। ये नदी काफी उफान पर थी, जिससे कि फिरोजपुर और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी, इसलिए इसकी चर्चा हो रही थी। अब सतलुज नदी की अगर बात करेंगे तो इसके विषय में कुछ तथ्य को भी जानना जरूरी है। अब देखिए, ये हिमालय के उत्तरी ढलान पर दक्षिणी पश्चिमी में राकसताल या राक्षसताल भी कहते हैं, वहां पर इस नाम की एक झील है और वहीं से ये लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर से ये निकलती है, इसका उद्गम होता है। और साथ साथ ये जब निकलती है तो निकलने के बाद सिंधु और ब्रह्मपुत्र को मिलाकर तो कितनी नदियां हो गई, 3 नदियां हो गई, यानी कि सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये जो 3 नदियां हैं, ये 3 नदियां ट्रांस हिमालयी नदियों का एक पार्ट कह सकते हैं। कि ट्रांस हिमालयी मतलब हिमालय के पार जाकर वहां से इनका उद्गम होता है। और हिमालय जो तिब्बत का पठार वाला क्षेत्र है, वहां से इसका उद्गम होता है, भी आगे मैप में आपको समझाएंगे। और वहां से यह उच्च तिब्बती पठार से निकलती है और विशाल हिमालय पर्वतमाला को चीरते हुए फिर ये क्या होती है, आगे बढ़ती है। तो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में आप कह सकते हैं कि 6,608 मीटर की ऊंचाई पर शितकिला दर्रे से होकर भी जाती है। इस हिमालय की उत्तरी ढलान पर दक्षिणी पश्चिमी तिब्बत में कहां से उद्गम है, तो राकसताल या राक्षसताल 15,000 फीट या 4,600 मीटर की अधिक ऊंचाई से निकलती है। और सिंधु, ब्रह्मपुत्र सहित 3 ट्रांस हिमालयी नदियों में से भी एक है, जो कि उच्च तिब्बती पठार से निकलती हैं और विशाल हिमालय पर्वतमाला को चीरते हुए बहती हैं। अब सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में इतने मीटर की 6,608 मीटर की ऊंचाई पर शितकिला दर्रे से होकर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, फिर भारत में प्रवेश करती है और इसके बाद यह नदी पंजाब से होकर नांगल के पास ब्यास नदी में जाकर मिल जाती है। तो कहां पर मिलती है, नांगल के पास ब्यास नदी में मिलती है। और दोनों नदियों का संगम भारत पाकिस्तान सीमा के 105 किलोमीटर क्षेत्र का निर्माण भी करता है। मैप में अब देखिए, मैप में आप देख रहे हैं, जो कि जैसा कि आपको बताया गया कि जो 3 नदियां थी उनमें ये भी शामिल है। सतलज नदी ट्रांस हिमालय यानी कि तिब्बत का जो पठार है ऊंचाई वाले क्षेत्र से, यहां से ये निकल रही है। और इसके अलावा 2 अन्य नदियां भी कौन सी थी, तो 2 अन्य नदियां ब्रह्मपुत्र और सिंधु थी। सिंधु आप देखिए, ये भी ट्रांस हिमालय तिब्बत से ही निकल रही है। इसी तरह ब्रह्मपुत्र भी है। फिर ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर ब्यास नदी में मिल जाती है। चलिए कमेंट करके जल्दी से बताइए कि ब्यास से कहां पर मिलती है। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है। और फिर ये उसके बाद आगे बढ़ती है, आगे का सफर तय करती है। अगला है हमारा मतुआ समुदाय। मतुआ समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मतुआ बंगाली हिंदुओं का एक दलित वर्ग है। दूसरा कथन है पश्चिम बंगाल में कुल अनुसूचित जाति की आबादी में नामशूद्र या मतुआ 17.4% है। ठीक है, अब इन दोनों कथनों के आधार पर कौन सा या कौन से सही है, तो यहां पर देखिए दोनों ही कथन आपके सही हैं। सही पूछा है तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। देखिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। तो मतुआ समुदाय की अगर बात होगी तो ये मतुआ समुदाय क्या है, ये बेसिकली जो बंगाली हिंदू हैं पश्चिम बंगाल में, वहां का ही एक वर्ग है। और पश्चिम बंगाल में कुल अनुसूचित जाति की अगर बात करेंगे तो उस आबादी में इनकी आबादी, मतुआ लोगों की आबादी लगभग 17.4% है। तो दोनों ही कथन जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं। अब ये क्यों चर्चा में आया, तो चर्चा में इसलिए आया कि मतुआ बंगाली लोग जो थे वो हाल ही में पश्चिम बंगाल में ही कुल जो इनका प्रतिशत है उसके लिहाज से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और 24 परगना जो जिला है, वहां पर 24 परगना जो क्षेत्र है, जिला नहीं, 24 परगना जो क्षेत्र है, वहां पर, वहीं पर हावड़ा जो जगह है, वहां पर इस समुदाय के सदस्य लोग जो थे उन्होंने एक मार्च का आयोजन किया। और ये मार्च किस लिए निकाला गया था, तो जो बिहार में एसआईआर हो रही है, यानी स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन हो रहा है, उसकी वजह से, उसके विरोध में इन लोगों ने इस मार्च को निकाला था। कहाँ निकाला था, तो 24 परगना के हावड़ा में मतुआ समुदाय के सदस्यों के साथ एक मार्च का आयोजन किया गया। और ये मार्च का जो आयोजन था, एक सामाजिक संगठन इसमें सहयोग किया।
अब इसी की वजह से ये चर्चा में आए। इनका ये कहना था कि जो SIR है यानी स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है, उसकी वजह से ऐसे मतुआ समुदाय से जुड़े लोग बाहर हो जाएंगे इस चीज का, इसलिए ये विरोध कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इस समुदाय से जुड़े लोग हैं जो कि इनका कहना है कि अलग अलग टाइम पे ये लोग बांग्लादेश से आकर यहाँ पर शरण लिए हुए थे। हालांकि ये बहुत पहले की बात है, लेकिन इस चिंता की वजह से ये चर्चा में आए थे। अब ये मतुआ समुदाय जो है ये एक हाशिए पर पड़ा हिंदू संप्रदाय है, जिसमें से इसकी जड़ें ये माना जाता है कि 19वीं सदी से यहाँ पर इनकी जड़ें हैं। अब बंगाल क्षेत्र में कहाँ से जुड़े हैं, तो बंगाल क्षेत्र में विशेष रूप से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में यह समुदाय एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक उपस्थिति अपनी रखता है। तो इसका क्षेत्र आप देख लीजिएगा। और समाज सुधारक जो हरिचंद ठाकुर हैं, उनको मतुआ महासंघ का संस्थापक माना जाता है, जो कि मतुआ संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक महत्वपूर्ण संघ है। और ये लोग जातिगत उत्पीड़न का इन्होंने विरोध किया था और दलितों की शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए काम भी किया था। किसने, तो हरिचंद ठाकुर ने। अब ये कहां से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के किन क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति है, तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र जो आपको दिखाया गया है, यहां पर ही मतुआ समुदाय के लोगों की उपस्थिति है। किस लिए विरोध था, तो SIR का ये विरोध कर रहे थे और उसी के लिए एक मार्च जो है इन्होंने निकाला था। अगला प्रश्न है शिपकिला दर्रे के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करके आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है यह मोटर वाहन योग्य सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। दूसरा कथन है यह भूटान और भारत के बीच सीमा चौकी के रूप में भी कार्य करता है। तीसरा है शिपकिला का पुराना नाम पेमाला या साझाला द्वार था। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन जो है ये बिल्कुल सही है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है और तीसरा कथन भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो विकल्प आपका सी हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं कि दूसरा क्यों गलत है। तो देखिए, शिपकिला मोटर वाहन योग्य सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन यह चीन और भारत के बीच सीमा चौकी के रूप में भी कार्य करता है, न कि यहां पर विकल्प क्या दिया गया है, विकल्प दिया गया है भूटान और भारत के बीच में, इसलिए यह दूसरा आपका गलत हो जाता है। और शिपकिला का पुराना नाम क्या है, पेमालाया साझा द्वार था, इसलिए तीसरा भी सही है, इसीलिए दूसरा कथन आपका गलत था कि भारत और चीन के बीच, न कि भारत और भूटान के बीच में। तो ये अपने विदेश मंत्री वांग यी की हाल ही में भारत यात्रा जब हुई, चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा जब हुई, तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, चूंकि इसकी स्थिति कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, भारत और तिब्बत के बीच में ये एक महत्वपूर्ण दर्रा है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पड़ता है। इसकी ऊंचाई लगभग 4720 मीटर है और यहाँ से होकर प्राचीन काल में भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार होता था, इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और यही वो मार्ग है जहां से चीन से सिल्क और ऊन आता था भारत में, और भारत से मसाले और अनाज वहां पर जाते थे। अब हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इसकी स्थिति है। तो शिपकिला के माध्यम से व्यापार पुनः शुरू करने के प्रस्ताव पर चीन के जो विदेश मंत्री थे वांग यी ने, उन्होंने भारत की यात्रा के दौरान इस बात पर एक सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की, इसकी वजह से यह चर्चा में आया था। अब शिपकिला दर्रे के बारे में कुछ बातें जान लीजिए कि सतलज नदी शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, जो कि ऐतिहासिक रूप से, जो हमने आपको बताया कि भारत और तिब्बत के बीच में जो व्यापार होता था, एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग के रूप में था, ठीक है। और 5वीं शताब्दी से एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग ये रहा है। 1962 का जब भारत चीन युद्ध हुआ या डोकलाम विवाद हुआ, जो कोविड-19 की घटना हुई, इसकी वजह से ये मार्ग बंद बीच बीच में होता रहा। अब शिपकिला दर्रे ने भारत तिब्बत व्यापार को सुगम बनाया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊन, पशुधन, याक, धार्मिक वस्तुएं, खनिज जैसे आयात, अनाज, मसाले, तंबाकू, लकड़ी जैसे चीजों का निर्यात यहाँ से होता रहा है। अब पहाड़ी दर्रे पर्वत श्रृंखलाओं में एक प्राकृतिक निम्न बिंदु होते हैं, यानी कि मान लीजिए दो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, अब यहाँ पर बीच में एक निम्न बिंदु है और यहीं से एक रास्ता गया है, तो ये दर्रे वही होते हैं, यानी कि दो पहाड़ों के बीच में एक निम्न बिंदु या अंतराल होते हैं, जो कठिन भूभाग में लोगों को माल और सेना की आवाजाही को सुविधा बनाने का एक रास्ता देते हैं, इसलिए दर्रों का महत्व होता है। अब शिपकिला की स्थिति कहाँ है, तो शिपकिला की स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पर शिपकिला की स्थिति दिखाई जा रही है। इसके अलावा अन्य वो दर्रे हैं, जैसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जोजिला दर्रा की स्थिति भारत में किस राज्य में है, और साथ साथ जोजिला के अलावा लिपुलेख दर्रा की स्थिति जो है वो कहां पर है, दोनों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगली खबर हमारी है मिनिकॉय द्वीप के संदर्भ में। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। पहला है लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप है। दूसरा, यह द्वीप 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन आपके सही है, यानी 1 और 2 दोनों आपके कथन सही होंगे। अब देखिए, मिनिकॉय द्वीप की जब बात होगी तो लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप है, सही है। और 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में पड़ता है, यानी इसकी स्थिति जो है वो
9 डिग्री चैनल के पास है। 1 और 2 दोनों सही है। अब ये द्वीप एक स्थान पर यहाँ पर आग लगी, जल्दी जल्दी आग की यहाँ पर 2 घटनाएं हुई, इसी की वजह से ये चर्चा में आया था। और जो ये दूसरी आग की घटना थी, अब यहाँ पर ये देखा गया कि यहीं पर राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान है। अब इससे केवल 3 किलोमीटर दूर ही आग की घटना हुई, इसी की वजह से अब चिंता की यहाँ पर बात हुई, तो इसकी वजह से ये चर्चा में भी आया था। तो अब मिनिकॉय द्वीप देखिए, कोई भी जब स्थल चर्चा में आता है तब उससे सवाल बनने की संभावना बढ़ती है, चाहे उससे तथ्यात्मक रूप से आपसे सवाल पूछ लिए जाए या अगर वो रणनीतिक लिहाज से वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस है या उसकी स्थिति से संबंधित कोई विशेष चीज है, तो उससे मानचित्र वाले सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो मिनिकॉय द्वीप आप जानते हैं कि इसकी जो स्थिति है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक व्यापारिक मार्ग पर यह स्थित है। तो मिनिकॉय अरब सागर के विशाल विस्तार के बीच में प्रवाल भित्ति और सफेद रेत वाले समुद्रों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है और सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से भी एक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इसकी स्थिति को आप देखेंगे, और मालदीव के सबसे उत्तरी द्वीप से 130 किलोमीटर ये दूर है। अब देखिए इसकी स्थिति कहाँ है, तो मैप में आप देख रहे हैं कि ये मिनिकॉय है और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। तो इस द्वीप पर आप देखेंगे जो मिनिकॉय है, यहाँ पर कुल 10 गांव भी हैं, यानी कि यहाँ पर इस द्वीप पर 10 गांव भी हैं। और भारत में एकमात्र ऐसा समुदाय जो भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में महाल बोलता है, वो भी यहाँ पर है। मिनिकॉय के लोक नृत्य में लावा, थारा, दांडी, फुली और बंदिया, ये क्या है, यहाँ के लोक नृत्य हैं। तो इससे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लोक नृत्यों का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, मिनिकॉय जहाँ आग की घटना हुई, अब उसकी स्थिति किस डिग्री चैनल से वो अलग होता है, साथ ही साथ इन तमाम लोक नृत्यों के विषय में या यहाँ पर जो महाल भाषा बोली जाती है, इसकी वजह से आपसे सवाल बन सकते हैं। तो ये थे हमारे इस सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो मानचित्र जिनके आप ठीक से देखेंगे, उसके आसपास की चीजें देखेंगे, दर्रों से संबंधित अगर न्यूज है तो आपको सारे दर्रों के विषय में एक एक करके उस पर नजर डालनी चाहिए। इसके अलावा आप तमाम ऐसी आसपास आपकी घटनाएं होती हैं जिसको मानचित्र के माध्यम से आपको जरूर देखना चाहिए, उससे आपकी तैयारी, आपकी तथ्यात्मक समझ और साथ साथ भौगोलिक समझ भी बढ़ती है। तो आइए इस सप्ताह का अभ्यास प्रश्न नोट कर लेते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सिक्किम पूर्वी हिमालय में भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। दूसरा, सिक्किम 2016 में विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बन गया। अब इन कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं, आपको विकल्प देख के इसका सही जवाब देना है। तो विकल्प आपके सामने है, केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, या ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।